स्टूडेंट्स, बेटा आज हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको गॉस थ्योरम के बारे में बताया था कि गॉस थ्योरम हमें क्या बताती है। हमें ये बताती है कोई सरफेस यदि हमारे पास है, ठीक है, और उस सरफेस ने चार्ज को एनक्लोज कर रखा है, तो उस सरफेस से जितना फ्लक्स पास होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एक्चुअली कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम। ठीक है, तो हमने यहां पर गॉस थ्योरम के बारे में अगर हम बात करें तो क्या समझा, तो गॉस थ्योरम है बेटा वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना बताती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है, तो वो इस बात पर निर्भर करता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। आज का हमारा जो टॉपिक्स रहेगा कि हम किन किन सिनेरियोज में ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली मैंने जब इसकी कंडीशंस बताई थी गॉस थ्योरम की, तो मैंने आपको ये कहा था कि ये जो गॉस थ्योरम है बेटा, ये जो सिमेट्रिकल सरफेसेस हैं, सिमेट्रिकल सरफेस, ठीक है, उन पर इसको आसानी से लगाया जा सकता है। ऑल्दो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द सरफेसेस, यद्यपि यह सभी सरफेसेस, किसी भी प्रकार की आर्बिट्रेरी सरफेस को भी ले ले तो सबके लिए ये एप्लीकेबल है, लेकिन हम इसको सिमेट्रिकल सरफेसेस जैसे कि स्फीयर हो गया, जैसे कि सिलेंडर हो गया, जैसे कि स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ऐसी सरफेसेस जो एक सिमेट्री बनाती हो, उनके लिए ये जो एप्लीकेबल है, ये जो गॉस थ्योरम है वो आसानी से एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, तो हम भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही कुछ सिमेट्रिकल सरफेसेस हम बनाएंगे, उसके लिए हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लेंगे, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है, तो उसके लिए जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लेंगे बेटा, वो कुछ इस प्रकार से लेंगे कि जो शेप बनेगी गॉसियन सरफेस की वो सिमेट्रिकल हो। ठीक है, तो आज की हमारी जो एप्लीकेशन रहेगी, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा बेटा, वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये सारी जितनी भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था हम दो काम कर सकते हैं, या तो फ्लक्स निकाल सकते हैं, या चार्ज निकाल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। देखो बेटा, हमने क्या लिया, हमने एक कंडीशन मेंटेन करनी है, उसके ऊपर हम गॉस थ्योरम को लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कहां पर, किसी पॉइंट पर, ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। हमारे पास ऑलरेडी एक चार्ज वायर होनी चाहिए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर होनी चाहिए, उसके अराउंड हम कहीं पर भी कोई पॉइंट चूज करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन है, ये आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए। जिस बच्चे को ये बात समझ में आती है वो आगे प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंडीशन आपको पता चल गई, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं। ठीक है, चार्ज वायर। तो मैंने क्या किया बेटा, हमने यहां पर एक इनफाइनाइट लॉन्ग, ये कितनी भी बड़ी हो सकती है वैसे तो, ठीक है, इधर से भी कंडक्टिंग वायर ले ली। क्लियर हो गई बात। ऑल्सो हम इसकी लेंथ, ये जो जितना पोर्शन हम कंसीडर करके चल रहे हैं, यहां से यहां तक एल ले लेते हैं, और ये एल कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हो रखा है, क्यों, चार्ज इस वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, कंडीशन क्या है बेटा, इस वायर की लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक
ठीक है, ये कंडीशन हम मेंटेन करके चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, इसकी वजह से कोई पॉइंट इधर भी चूज कर सकते हैं हम, इधर भी चूज कर सकते हैं, इधर भी चूज कर सकते हैं और इधर भी चूज कर सकते हैं। यानी कि पूरे सराउंडिंग में कहीं पर भी अगर हम कोई पॉइंट ले लें तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, उस कंसेप्ट को निकालने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस। कंसीडरेशन क्या होती है बेटा, गॉसियन सरफेस पर हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इस वायर से r डिस्टेंस पर दोनों तरफ ले लेते हैं एक, ये जो दूरी है बेटा, ये जो दूरी है ये r दूरी है, ठीक है। तो इस r डिस्टेंस पर मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली। अब क्योंकि वायर है तो इसके सराउंडिंग की जो सरफेस आएगी वो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल होगी। कैसी होगी, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल। हमने यहाँ पर एक सरफेस कंसीडर कर ली। ये मेरे ख्याल से आपको पिक्चर समझ में आ गई होगी। ये r है, फिर से समझ लो r इज द डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पर हम कहीं पर भी इस सरफेस पर पॉइंट ले सकते हैं, यहां पर इस लाइन पर भी हम पॉइंट ले सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और ये कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड। आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ भी या फिर हम इस तरफ ले तो इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। ये आपको समझ में आ गया। तो ये पिक्चर समझ में आ गई सभी को। अब कहीं पर भी एक पॉइंट चूज करो और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, ठीक है, निकाल के दिखानी है। तो देखिए यहां पर अगर हम कोई पी पॉइंट ले लेते हैं सरफेस पर, क्योंकि पहली बात तो याद रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ऐसे ही चलेगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी बेटा, ऊपर की तरफ जाएगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, दोनों तरफ नीचे भी आएगी तो वो इस तरफ आएगी। तो आपको सारे पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल चुका है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है। अब हम देखिए इस गॉसियन सरफेस को तीन पर्टिकुलर सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3 में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई डॉट ds से। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है। तो E डॉट ds किसके बराबर होगा बेटा, कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट सरफेस EDS प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड सरफेस E डॉट ds एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड सरफेस E डॉट ds। यानी कि इन तीनों सरफेसेस का कंट्रीब्यूशन मिलके क्लोज पूरी गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताएंगी, ठीक है। और वो किसके बराबर होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर इस वायर ने क्यू चार्ज को घेरा है, ठीक है, अगर इस वायर पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस गॉसियन सरफेस ने इस क्यू चार्ज को ही एनक्लोज किया है, ठीक है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं लैम्डा। क्लियर होगी पिक्चर। तो क्यू बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारी गॉस थ्योरम है। यानी कि हमने क्या किया, हमने बेटा अपनी जो प्रॉब्लम थी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की, उसके ऊपर क्या कर दिया, गॉस थ्योरम लगाई, ठीक है। तो हम अब तीनों सरफेसेस का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो चेक करेंगे, ठीक है। क्या आएगा बताओ, देखो फर्स्ट सरफेस के लिए फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल वेक्टर इस तरफ आएगा n1, सेकंड सरफेस का नॉर्मल सरफेस बनाओ, स्मॉल सेक्शन लेंगे n2, और इधर वाले का नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा n3। तीनों सरफेसेस के आपको नॉर्मल वेक्टर पता चल गए। तो गॉस थ्योरम में हम क्या करते हैं, देखिए पहले मैं एक निकाल के बताता हूं, S1 E डॉट ds का क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा SEDS, EDS तो ये हो गया,
कोण किसके बीच में है, एंगल किस किसके बीच में होता है, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आर वेक्टर और किसके बीच में होता है बेटा, एन वेक्टर के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में कितने का कोण होगा। अब ध्यान से देखो बेटा, आर वेक्टर और एन वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर है फर्स्ट सरफेस के लिए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। और दो वेक्टर यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, याद रखना, क्योंकि जो थीटा आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है, इसीलिए आर डॉट एन कैप 0 आ जाएगा। और ये यदि 0 आ जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, 0। यानी कि इस फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से थर्ड सरफेस का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो बच गई कौन सी, सिर्फ सेकंड सरफेस बच गई। ठीक है, तो सेकंड सरफेस का हम फ्लक्स कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे करना है, तो जो नेट फ्लक्स आएगा हमारा वो आएगा फाई ई किसके बराबर आ जाएगा, सेकंड सरफेस का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि ईडीएस का मान कितना होता है, ई, ध्यान से देखो यहाँ पे ई डी एस कोस। अब ध्यान से देखो बेटा, ऊपर ले लें या नीचे ले लें, इस पी बिंदु को कहीं पर भी ले लें, दोनों सिचुएशन में अगर पी बिंदु यहां पर लेते हैं तो ये सरफेस लेंगे, ये नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर पैरेलल हैं, इस कर्व्ड सरफेस के पैरेलल हैं। ठीक है, तो पैरेलल में एंगल कितना होता है, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ईडीएस cos 0 का मान आ गया, ईडीएस cos 0 हो गया 1, ये हो गया बेटा 1। ठीक है, तो ईडीएस ई बाहर निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म बोली थी मैंने, तो ई बाहर आ गया बेटा, इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ डीएस का, और कौन सी सरफेस पर, थर्ड सरफेस कर्व्ड सरफेस पर, और वो सारा मान किसके बराबर लिखना है, गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर हमें लेना है। ठीक है, तो रिजल्ट बताओ क्या आएगा, ई इंटू इस डीएस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इस कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस है तो सिलेंडर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 पाई आर इंटू लेंथ क्या हो जाएगी, एल, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ में आया। अब आपको पता है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, चार्ज बाई लेंथ, यही होती है। तो चार्ज का फार्मूला क्या आ गया, लैम्डा इंटू एल। ये रिजल्ट हम यहां पर यूज कर सकते हैं, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया, तो ओवरऑल हमारे पास क्या रिजल्ट बच गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसकी वजह से, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर की वजह से क्या आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये समझना था कि किस प्रकार से हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया, हमारे पास एक्सप्रेशन आया बेटा, E इज, ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया कि जो किसी लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर की वजह से कहीं पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आएगी। ठीक है, जबकि पॉइंट की वजह से जो आई थी वो क्या आई थी, 1/r²। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लेंथ है तो ये रिजल्ट लिखना है, अगर एक ही पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये रिजल्ट है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाओ बेटा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ बनाएं तो क्या आएगा बेटा, 1/r का ग्राफ कैसा होता है, देखो जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी,
तो इसका ग्राफ कैसा आता है, इस प्रकार का ग्राफ आएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो आज का हमारा टॉपिक ये था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको यही टॉपिक करके लाना है। कल हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन पर जाएंगे और नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है बेटा।